मैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित हूँ। आज आपके सामने एक बड़ी गहन समस्या पर विचार करने आया हूँ। विचारणीय विषय यह है कि श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम की भाषा कैसी होनी चाहिए। श्रव्य माध्यम अर्थात मुख्यतः रेडियो, दृश्य माध्यम मुख्यतः टेलीविज़न। अब आज तो सोशल मीडिया भी श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों का एक मिला जुला रूप हो गया है। इनको एक शब्द में संचार भाषा कहा जा सकता है, अंग्रेजी में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। रेडियो की कुछ अपनी अलग शर्तें हैं और टेलीविज़न की अलग। हमें क्रमशः विचार करना है। रेडियो आप जानते हैं भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम है। इसका आच्छादन या कवरेज लगभग 95% है। अखबार सब जगह नहीं पहुंच पाता, इतनी साक्षरता भी नहीं है कि हर व्यक्ति अखबार पढ़कर समाचार जान सके। टेलीविज़न भी हर एक को उपलब्ध नहीं है। रेडियो बहुत दूर दूर तक पहुंचता है। जो गिरिजन हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, जो वनवासी जातियां हैं, जंगलों में रहती हैं, धुर देहात की रहने वाली, जिसे रिमोट एरिया कहते हैं, वहाँ भी रेडियो पहुँच जाता है। 1936 से लगातार इसका प्रसारण हो रहा है और वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। केवल समाचार ही नहीं, अब तो ज्ञानवाणी जैसा शिक्षा माध्यम भी रेडियो हो गया है। इसी के साथ साथ ध्वनि नाटक, जिनको रेडियो नाटक कहते हैं, उन्हीं के साथ साथ झलकियाँ, फिर कहीं भेंट वार्ता, कहीं फीचर, कहीं रिपोर्टाज, कहीं समीक्षा, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम। इधर रेडियो के सामने एक बड़ी चुनौती आई है, उसको विजुअल रेडियो बनाया जा रहा है। रेडियो तो श्रव्य माध्यम है, विजुअल कैसे हो सकता है? लेकिन रेडियो के संबंध में बहुत पहले कल्पना करते हुए मैकेनिक्स या बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने एक अवधारणा दी थी। रेडियो नाटक को वो अंधों का थिएटर कहा करते थे। वो थिएटर है, पर उसमें कान को आंख बना करके देखना होता है और इस तरह उसका पूरा आनंद रसास्वादन किया जाता है। ये जितनी विधाएं हैं, इन सब के हिसाब से भाषा की रूप रचना करनी होती है। पहले हम समाचार की भाषा लेते हैं। रेडियो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का सबसे प्रामाणिक माध्यम है। समाचार प्रसारित करते हुए इस बात पर बहुत ध्यान रखना होगा कि कोई भी वाक्य इतना लंबा ना हो, उसके भीतर इतने क्लॉजेस, इतने उपवाक्य, इतने अल्प विराम या पूर्ण विराम कि मूल अर्थ जो उसका प्रमुख वाक्य है वो कहीं दूर रह जाए और श्रोताओं सबको जोड़ ना पाए। इसलिए सुझाव ये दिया गया है कि कभी भी 8 या 10 शब्दों से लंबा वाक्य न बनाया जाए। मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, जिसको कंपोजिट सेंटेंस कहते हैं, कतई न हो, क्लॉजेस न जोड़े जाएं। अंग्रेजी भाषा की एक प्रकृति है, उसमें कामा लगा करके हु, व्हेन, वेयर, व्हाई इत्यादि बहुत सारे वाक्य बन जाते हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति भिन्न है, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें उपवाक्य ना आने पाए, उसको तोड़ तोड़ करके अलग अलग करके कहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी भ्रम पैदा करने वाला शब्द नहीं होना चाहिए। भाषा में सबसे पहले शब्द की संरचना की जाती है, उसके बाद वाक्य की रचना होती है और उसके साथ साथ प्रस्तुति, उसकी डिलीवरी, इन तीनों के लिए बहुत सावधान रहना होता है। तो पहले तो हम जब शब्द का चुनाव करते हैं, उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भ्रमोत्पादक शब्द ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो, दो अर्थ देने वाला ना हो। अब अगर ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं कि वे वहाँ ऐसा करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता, और कहा भी जा सकता है कि वे करेंगे। अब इसमें इतने ज़्यादा अवरेब आ गए हैं, इस वाक्य में इतने मोड़ हैं, इसकी वजह से मुख्य वाक्य, मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है। तो बजाय दुविधा पैदा करने के, उसे सहज, सिंपल सेंटेंस, सरल भाषा में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से शब्दों का चयन करते हुए इतना लंबा शब्द नहीं लेना चाहिए जिसमें कई संधियां हों, कई समास हों।
अब हम कहें कि यथा आवश्यकता अनुरूप अनुकूल और यथा और आवश्यकता और अनुरूप तीनों में संधि किया तो कुल मिलाकर के वो शब्द 11 अक्षरों का बना, यह अशुद्ध है। हमें आवश्यकता के अनुसार कहना चाहिए, उसके अनुरूप कहना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत लंबी लंबी संधियाँ नहीं होंगी, लंबे समास शब्द नहीं होंगे, भ्रामक शब्द नहीं होंगे, बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं होंगे। इधर वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने बहुत सारे पारिभाषिक शब्द गढ़े हैं। उनमें कुछ लोकप्रिय शब्द हैं और कुछ बहुत कृत्रिम हैं, इसलिए बहुत क्लिष्ट हैं, आम आदमी की समझ में नहीं आते। अब आप कहें कि उसको इतना वित्त आवंटित हुआ है और इसमें पारदर्शिता और उसके साथ साथ इस विलंबन की समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ये समाचार किसके लिए प्रसारित कर रहे हैं। इसे सुनने वाले गांव देहात के अशिक्षित अल्पशिक्षित व्यक्ति भी होंगे, तो उसके हिसाब से बोलचाल की भाषा को प्रश्रय देना बहुत ज़रूरी है। भाषा के मुख्य 5 चरित्र होते हैं। एक वो बोलचाल के काम आती है जिसको अंग्रेजी में कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कहते हैं। दूसरे साहित्य रचना के काम आती है जिसको क्रिएटिव या लिटरेरी लैंग्वेज कहते हैं। तीसरे शिक्षा की माध्यम वो बनती है जिसको मीडिया टीचिंग कहते हैं या मीडियम ऑफ टीचिंग कहते हैं। चौथे वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है। और 5वीं भाषा है जिसको हम तकनीकी भाषा कहते हैं, जो कंप्यूटर साधित होती है, जो यांत्रिक होती है, मशीनों द्वारा जो प्रकट की जाती है। रेडियो में इन 5 प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। जब रेडियो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा हो तो उसमें पात्रानुकूल भाषा की योजना की जाती है। अगर छोटे बच्चे का रोल हो रहा है तो तुतली बोली में बोला जाएगा। कोई बड़ा बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति बोल रहा है तो वैसे ही हगलाते हुए धीरे धीरे बोलेगा। गांव का अशिक्षित अल्पशिक्षित व्यक्ति है तो वो टूटी फूटी जो डायलेक्ट है, जो देहाती भाषा है, उसका उच्चारण करेगा। शहर का मध्यवर्गीय व्यक्ति है, युवा है, तो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेगा जिसमें हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, पात्रानुकूल, विषयानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल। उसी तरह से नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों की आवश्यकता होती है। अब तो रोबोटिक्स का प्रचलन हो गया है, रोबोट की भाषा आ रही है। उसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों जंतुओं की भाषा रखनी पड़ती है। रेडियो एक साउंड लाइब्रेरी बनाता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ रखी रहती हैं। अगर प्रातःकाल का दृश्य दिखाना है, बताना है, तो चिड़ियों की चहचहाहट का कैसेट बजाया जाएगा। अगर रेडियो किसी ऐसे नाटक से जुड़ा हुआ है, कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है जिसमें रेलवे स्टेशन का दृश्य है, तो रेलवे स्टेशन में वेंडर्स की, हॉकर्स की जो आवाज़ें हैं वो पहले से बनी हुई ध्वन्यांकित ठीक समय पर लगाई जाती है। तो इसमें मशीनी भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके साथ साथ जो संचार भाषा है, सही आदर्श संचार भाषा, उसके प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है। एक आवश्यकता यह है कि रेडियो में जहाँ तक संभव हो नेगेटिव भाषा का या वाक्य का प्रयोग न किया जाए। ये कहने के बजाय कि मीटिंग आज नहीं होगी, ये कहा जाए कि मीटिंग आज स्थगित हो गई है। निगेटिव बजाय पॉजिटिव वाक्य बनाइए, नकारात्मक स्वर न अपनाया जाए। यह रेडियो के मंत्रालय का दिया हुआ निर्देश है और बड़ा व्यवहारिक संकेत है। दूसरी आवश्यकता ये होती है कि रेडियो भाषा में जो दृश्य से संबंधित शब्दावली है उसका प्रयोग न किया जाए। जैसे लिखते हुए आप कहते हैं कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या उपर्युक्त कथन के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ कोई चीज़ उपर्युक्त नहीं है, निम्नलिखित नहीं है, इसलिए कि देखने की क्रिया रेडियो में नहीं होती, ये केवल सुनने की क्रिया है। उसको आपको यूँ कहना होगा कि इसकी आवश्यकताएं या विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो अधोलिखित, निम्नलिखित या उपर्युक्त या ऊपर कहा गया या अवलोकनीय या द्रष्टव्य, इस प्रकार के शब्द रेडियो में वर्जित होते हैं। चौथी विशेषता या आवश्यकता यह होती है कि हम सदैव संसदीय शब्दावली का प्रयोग करें। हमारे जितने पद हैं, जितने विभाग हैं सरकारी स्तर पर, उन सब के लिए निश्चित रूढ़ शब्दावली बनी हुई। जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम नहीं, अगर पद का ही प्रयोग करना होगा, गवर्नर या एम्बेसडर या न्यायाधीश, तो उनके साथ
महामहिम शब्द लगाना होगा। अगर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरे पदाधिकारी, तो उनके लिए माननीय शब्द का प्रयोग करना होगा। हम स्वेच्छानुसार विशेषण बदल नहीं सकते हैं। और उसी तरह से बाकायदे एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का निर्वाह करना जरूरी होता है। पांचवी विशेषता यह है कि पारिभाषिक शब्द जो शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, रेडियो को इन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उसमें एक निश्चित अर्थ का चयन करना पड़ता है। पारिभाषिक शब्दावली कोश में देखें, एक एक शब्द के कई कई अर्थ दिए हुए हैं। जैसे कलेक्टर शब्द को जिलाधिकारी भी कहते हैं, जिलाधीश भी कहते हैं, बिहार में समाहर्ता कहते हैं। आपको एक शब्द निश्चित करना होगा जो आपके प्रदेश में स्वीकृत है, आपके क्षेत्र में जो स्वीकृत है। उसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वांछनीय नहीं होता है, आपत्तिजनक माना जाता है। इस प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, प्रस्तुति के स्तर पर हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है। रेडियो नाटक मूल रूप से आपकी डिलीवरी, वोकल डिलीवरी, जिसको ऑडियो एक्टिंग कहते हैं, जिसको वाचिक कला कहते हैं, उस पर निर्भर होता है। एक एक कर्तव्य कर्म आपके अपने लहजे से, आपके अपने उच्चारण से और शब्द प्रयोग के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। संचार भाषा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सही संप्रेषण, प्रॉपर कम्युनिकेशन। जो अर्थ आप कहना चाहते हैं वो ठीक मात्रा में आपके ऑडियंस तक, आपके लक्ष्य तक पहुंच जाए। कुल मिलाकर संप्रेषण के 4 रूप होते हैं। पहला, जो प्रेषक है, जो बोल रहा है, जो कह रहा है। दूसरा, जो उसका लक्ष्य है, ऑडियंस है, जो श्रोता है, रिसीवर है। तीसरा, जो माध्यम है, जैसे आपका यह माध्यम है। और चौथा, वो मैसेज, वो संदेश, वो कथ्य जो भाषा का कलेवर धारण करके आता है। रहा प्रश्न कि कैसे इसकी डिलीवरी होनी चाहिए, प्रस्तुत कैसी होनी चाहिए, इसमें 5 बड़े महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहली बात कि शुद्ध उच्चारण हो। रेडियो में उच्चारण पर बहुत जोर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई ऐसी प्राकृतिक कमी है, वो तुतलाता है या कुछ खास तरह के अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाता है, प्रायः आपने देखा होगा कि गणा को लोग ना बोल जाते हैं, शा और सा तीनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। एक मूर्धन्य शाह है, एक तालव्य शाह है, एक दंत शाह है। तो शब्दों के उच्चारण से ही, सही उच्चारण से ही वो अर्थ संप्रेषित होता है, अन्यथा अनर्थ पैदा हो जाता है। उसी तरह से रेफ का प्रयोग जहाँ कहीं करना होता है, एक और प्रकार लिखते हैं तो अलग उच्चारण होता है। जब प्रकृति लिखते हैं, प्रकृति, तो उसका दूसरा उच्चारण होता है, डबल रेफ जिसको आप कहते हैं। तो ऐसे वा और बा में, या और जा में बहुत तरह के भेद आपको दिखाई देते हैं। इस देश में उच्चारण की, भाषा की बहुलता बहुत है। यह मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। और कहीं न कहीं इसके पीछे वातावरण का या परंपरा का, हेरिडिटरी का और व्यक्ति की जो अपनी एनाटॉमी है, आपकी जो अपनी केमिस्ट्री है, उससे भी ये सारे उच्चारण, ये सब प्रयोग प्रभावित होते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ व्यक्ति का चयन करना पड़ता है। अब कहीं कहीं आप सुनते हैं कि अगर उनको स्टोर कहना, वैरायटी स्टोर कहना है, तो उसको वैरायटी स्टोर कह देते हैं। वीसी को भीसी कहते हैं, वा को भा कह देते हैं, जा को झा कर देते हैं। जैसे कहा जाता है जिरोक्स, तो लिखेंगे जिरोक्स। ऐसे उच्चारण आपको देश के कोने कोने में प्राप्त होते हैं। इसका मानक उच्चारण चुनना होता है। और मानक उच्चारण चुनने के लिए अब तो कंप्यूटर में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशंस भी बन गई है, उसका सहारा लेकर वैसा ही अभ्यास किया जाता है। उच्चारण के बाद दूसरी स्थिति है जिसको लहजा कहते हैं, एक खास तरह का एक्सेंट। कहीं बोलते हुए अगर आप में यति, गति, द्रुत और विलंबित स्वर विधान, इनका निर्वाह न हुआ, एक ही तान में पूरी स्पीच, पूरा वक्तव्य चला जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद उसमें एक रास्ता पैदा हो जाती है, उसका आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए भाषा में, उच्चारण में आरोह अवरोह होना चाहिए। फ्लक्चुएशन होता है, कभी आवाज़ ऊंची, कभी नीची, कभी द्रुत, कभी विलंबित। जैसे संगीत की रागिनी की स्वर विधाएँ होती हैं, उसी तरह से इसमें भी यति और गति के साथ चलना चाहिए।
तीसरी चीज़ होती है जिसको अंग्रेजी में पाज कहते हैं, हिंदी में अंतराल कहते हैं। चूँकि बोली गई भाषा में पंक्चुएशन तो दिखाई नहीं देते हैं, लिखित में पंक्चुएशन होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। बोली हुई भाषा में हम रुकते हुए ही बताते हैं कि अल्प विराम है और अपूर्ण विराम है, और अब पैराग्राफ बदल रहा है, अनुच्छेद बदल रहा है। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वो कामा होगा, अल्प विराम होगा। ज़्यादा देर के लिए रुक जाएंगे तो वो विराम होगा, और काफ़ी लंबा गैप हो जाता है तो अंतराल होगा। तो इस तरह आप देखें कि एक ख़ास तरह की यति गति और ख़ास तरह का वॉल्यूम, इसमें स्वर के आयतन को बड़ा महत्व दिया जाता है। कौन बात कितनी तेज़ी से, कितने ज़ोर से कही जाए कि लक्ष्य तक पहुंच जाए। कुछ लोग बहुत धीमे बोलते हैं और कुछ दूरी और अनुपात का ध्यान रखे बिना इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। दोनों गलत हैं। कक्षा में पढ़ाते हुए भी आपको महसूस होगा और अपनी आवाज़ तय करनी पड़ेगी कि कितनी ज़ोर से बोलें कि वहाँ तक पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा कान भी न फटें और अनसुना भी न रह जाए। तो यह जो वॉल्यूम है, उसके साथ साथ जो पाज है, उसके साथ साथ जो एक्सेंट है, उसके साथ साथ जो अवरोह यानी फ्लक्चुएशन है, और पांचवें जो उसका शुद्ध उच्चारण है, ये है भाषा की, जिसको आप कला कह सकते हैं, उच्चारण कला कह सकते हैं, ऑडियो एक्टिंग कह सकते हैं। ये संभाषण की विशेषता होती। अब हम आते हैं टेलीविज़न की भाषा पर। टेलीविज़न, उसको गलती से लोग दृश्य माध्यम कहते हैं। वो दृश्य ही नहीं है, वो पाठ्य भी है, वो श्रव्य भी है। नीचे बॉटम न्यूज़ चलते रहते हैं, वे पाठ्य हैं। समाचार जो पढ़ रहा है वो श्रव्य भी है। आप चाहें तो आंख बंद करके टीवी के समाचार सुनते रहें, तो उसमें तीनों तरह के कार्य एक साथ समानांतर होते हैं। उसका बहुत देर से प्रचलन भारत में हुआ। 1880 के आसपास रंगीन टेलीविज़न आया, और उसके साथ साथ प्रसार भारती का जब शुभारंभ हुआ तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विदेशी चैनल आपके देश में आए। भारतीय दूरदर्शन को उनसे स्पर्धा करने की बड़ी विकट समस्या आ गई, क्योंकि बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका या इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत समुन्नत थीं, बहुत आगे बढ़ी हुई थी। लेकिन फिर भी सत्यम शिवम सुंदरम यह सूत्र देते हुए भारतीय दूरदर्शन ने उनसे काफ़ी अच्छी स्पर्धा की और अपनी एक निश्चित लोकप्रियता सुनिश्चित भी की है। भाषा की जो सावधानी अभी रेडियो के संबंध में आपके सामने रखी गई, लगभग वही सतर्कता, वही सावधानी, उसी प्रकार का प्रयास आपको टेलीविज़न की भाषा के लिए भी करना पड़ता है। बस इसमें कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है। अतिरिक्त सावधानी ये है कि रेडियो की भाषा में वाचिक भाषा का जितना रोल होता है, वाचिक माने जो उच्चारित है, जिसका आप मुँह से उच्चारण कर रहे हैं, उससे ज़्यादा करीब करीब उतनी ही बॉडी लैंग्वेज की भूमिका होती है, जिसको देह भाषा कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक अलग प्रकार की भाषा है। अभी तक उसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं बन पाया है। लोग प्रयास कर रहे हैं, और कुछ मोटे मोटे संकेत आपको, हमको सबको पता हैं। जैसे अब हम सड़क पर खड़े होकर अगर ऐसा चिन्ह दिखाते हैं तो इसका मतलब हम लिफ्ट मांग रहे हैं। उसी तरह से चेहरे को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करते हुए स्वीकार या अस्वीकार का भाव प्रकट करते हैं। विद्वानों का, भाषा शास्त्रियों का मत है कि शरीर के 10 अंग ऐसे हैं जिनसे मनुष्य अपना कम्युनिकेशन करता है, अपने भावों का प्रसारण। इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं आँखें। अकेले 50 या 60 प्रकार के भाव इन आँखों से प्रकट होते हैं, केवल पुतलियों के चालन संचालन से। और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग है ये हाथ, ये हथेलियाँ, ये उंगलियाँ, ये हथेली और करतल, इसके माध्यम से बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सारा शरीर उसमें काम करता है। उस बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखना एक विशेष प्रकार की सावधानी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा मैंने कहा कि अभी इनका कोई निश्चित कोड नहीं बन पाया है। अगर आप नहीं समझते हैं तो वहाँ समझने में कठिनाई हो जाएगी। अब जैसे अभिवादन के लिए साम्यवादी देशों में जाते हैं तो उनका ये चिन्ह है, आपको लगेगा कि हमको मौका दिखा रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। अगर परिचित हैं तो आप उसी रूप में उसका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसी तरह से कोई फर्सी सलाम दे रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई हाथ हलो हाय कर रहा है,
तो जो ट्रेडिशंस हैं, सामाजिक परंपराएं, विधियाँ, इनका ज्ञान होना चाहिए आम पाठक को, तब बॉडी लैंग्वेज का पूरा उपयोग हो सकता है। इतना निश्चित है कि सही शब्दावली हो, उसके साथ साथ सही बॉडी जेस्चर्स हों, तो सोने में सुहागा आ जाता है, तो अर्थ पूरा पूरा प्रकट हो जाता है। तीसरी एक आवश्यकता है संचार भाषा के साथ, और वो है कैमरे की भाषा। कैमरे के अपने अलग नियम होते हैं, कहाँ टिल्ड डाउन करना है, कहाँ टिल्ड अप करना है, कितना जूम देना है, कैसे एक्सपोजर देना है। ये कैमरा नचा नचा करके, जैसे आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं और मान लीजिए आपके किसी अंग विशेष को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ जूम करके उसको इस तरह उभारेंगे कि अपने आप दर्शक समझ जाएगा कि इससे संबंधित कुछ मामला है। उसमें कैमरे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक ऐसी भाषा है जो कैमरे के माध्यम से ही आती है, जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं, प्रतीक भाषा। बहुत सारी बातें कही नहीं जाती हैं, सजेस्टिव लैंग्वेज होती है, सांकेतिक भाषा होती है। जैसे उदाहरण के लिए फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर नायक बहुत ज़्यादा दुविधाग्रस्त है, बहुत बड़ी मनोवेदना, उलझन, संघर्ष उसके दिलो दिमाग में छाई हुई है, तो अक्सर उसको कहीं समुद्र तट पर बिठा दिया जाता है और वहाँ समुद्र के उताल तरंगें आती, एक एक करके वो लहरें थपेड़ा मार रही हैं, मतलब उसके भीतर भी वही उथल पुथल बची हुई है। वहाँ डायरेक्टर या कोई पात्र बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा आपको, वो केवल सजेस्ट कर रहा है, और जो प्रबुद्ध दर्शक है वो समझ जाता है। उसी तरह से शायद आपको ध्यान हो, देवदास फिल्म अगर आपने देखी हो, उसमें एक दृश्य आता है, देवदास रेलगाड़ी में बैठा हुआ चला जा रहा है, उसकी सीट के नीचे एक बोतल रखी है पड़ी हुई, और वो रेलगाड़ी के झोंकों के साथ दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लुढ़क रही है। बस केवल लुढ़कते ही दिखाया जाता है, उसके साथ कोई नैरेटिव नहीं है, और उसके बाद दृश्य खत्म हो जाता है। संकेत क्या है? संकेत ये है कि जैसे ये बिना पेंदी की बोतल है, ये लुढ़क रही है, इसको अपना लक्ष्य पता नहीं है, उसी तरह से नायक भी है, देवदास भी, इसे पता नहीं कहाँ जा रहा है, गंतव्य का पता नहीं है, बस यूं ही अपना वक्त बिता रहा है, काट रहा है। आवश्यकता ये है कि भाषा की शुचिता का, शुचिता माने उसकी शुद्धता, शुद्धता के तात्पर्य नहीं कि उसको कठिन से कठिन बना दीजिए, तत्सम शब्दावली भर दीजिए, संस्कृताइज्ड कर दीजिए। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि सही भाषा का तात्पर्य है विषयानुकूल, प्रसंगानुकूल, देशकाल के अनुरूप और पात्र के अनुकूल। अगर नाटक है तो जैसा पात्र है उसके मुंह से वैसी भाषा कहलाइए। अगर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो प्राचीन काल में जो भाषा बोली जाती थी उसका प्रयोग कीजिए। जो आज बोली जा रही है, अलग अलग तरह के शब्द बदलते जाते हैं, वाक्य विन्यास और सिंटैक्स बदलता जाता है, तो उसके अनुसार नई भाषा का प्रयोग कीजिए। और इसी तरह से जैसा विषय है, मान लीजिए हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इतिहास या दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो हर भाषा की अपनी कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है। उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को, पारिभाषिक शब्दों को हमें चुनना होगा। और उसके लिए सबसे प्रामाणिक सूत्र है, भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना करके अलग अलग विषयों के शब्दकोश बनाए हैं। ऐसे लगभग 8.5 लाख शब्द हिंदी के हैं। तो आपको जहाँ कहीं संदेह हो, उस शब्दकोश का आश्रय लेकर के सही शब्द का चुनाव करना होगा, ताकि उसमें किसी प्रकार की दुविधा न पैदा हो। और बड़ी शिद्दत के साथ उसके उच्चारण का रियाज करना होगा। अभ्यास के बिना कोई भी प्रस्तुति सही नहीं हो सकती, इसलिए रिहर्सल करना जरूरी होता है। पहले उसको भली प्रकार 2-3 बार पढ़ करके देख लीजिए, ताकि वो रवां हो जाए। लाइव प्रोग्राम चल रहा हो और उसमें इस प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं। तीसरे, भाषा के साथ साथ व्याकरण का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है, इसलिए उधर भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। छोटे छोटे वाक्य प्रयोग हैं। अब जैसे अखबारों में भी आपने देखा होगा, इन समाचारों में भी प्रसारित करते लोग ऐसे बोल जाते, इस दुर्घटना में इतने लोग मारे गए। मारे कहाँ गए? किसी ने मारा उनको? मर गए। इतने हताहत हुए। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन एक प्रचलन में वाक्य अरसे से चला आ रहा है। उसी तरह से
अमुक पार्टी के अमुको जिन्हें इतने मत प्राप्त करने वालों से हारना पड़ा, इस बार चुनाव खड़ा करने के लिए आग्रह किया जा रहा। अब पता नहीं कि ये इतने मत जो मिले थे ये हारने वाले को मिले थे कि जीतने वाले को मिले थे, वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। इसको दो वाक्यों में कहिए कि इनको चुनाव लड़ने के लिए फिर प्रेरित किया जा रहा है। पिछली बार ये अमुक से हार गए थे, उसको इतने मत मिले थे। कोई नुकसान नहीं है, 2 या 3 वाक्य हो जाएं, लेकिन बात तो साफ हो रही है। बजाय इसके कि दर्शक श्रोता इस भ्रम में पड़ जाए कि ये कितने से जीते थे, वे कितने से हारे थे, तो ऐसे ही बहुत औरेबदार माने जिसमें बहुत तरह के मोड़ हों, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के दुविधाग्रस्त शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और जो कुछ निरर्थक वाक्य, हास्यास्पद वाक्य होते हैं, उनसे बचना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आंकड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। इस भाषा के साथ एक निषेध किया गया है कि इतने फैक्ट्स फिगर्स भर दीजिए, इतनी तिथियां डाल दीजिए, इतने परसेंटेज डाल दीजिए कि श्रोता और दर्शक और पाठक कंफ्यूज हो जाए। वो गलत है। अगर आपको कहना है कि 963 हो तो उसकी जगह कह दीजिए लगभग 950 या 750, 800, 1000 मोटी फिगर रखिए। कभी आंकड़े उस तरह की तिथि नहीं दी जाती, केवल युग का नाम दिया जाता है, इसलिए कि बौद्धिक बोझ न पड़े और उसका सहज संक्रमण भीतर कम्युनिकेशन होता हुआ चले। यही सतताएं बरत ली जाती हैं तो एक सफल संचार का, खासतौर शब्द दृश्य माध्यम से जुड़ा हुआ जो संचार, अभी हम सोशल मीडिया उसमें नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि उसका एक रूप नहीं है, कोई एक संस्थान नहीं है जिससे उसको केंद्रित किया जा सके, उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। तो मेरी दृष्टि में अगर इनका विधिवत अभ्यास कर लिया जाता है तो हम अच्छे संचारकर्मी हो सकते हैं। धन्यवाद।